He's a multifaceted personality. There's no doubt he's a commanding figure in this all areas, especially his social contribution in education and other areas is tremendous. So he got this award. He deserves it. He deserves it. In fact, by rewarding him, Manzoor Alam Sahab has done a great service to the society. Dr. K. Rahman Khan Sahib, Dr. Manzoor Alam Ji, Professor Furqan Kumar Ji, Professor Hasina Ji, Professor M. Afzal Wani Sahab, M. Ishaq Sahab, Professor Z.M. Khan Sahab, नसीब जंग साहब जो हमारे फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं दिल्ली के, अशोक हल्दिया जी, सईद शेरवानी जी, खालिद अंसारी साहब और जितने भी हजरात यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, मैं उन सबको आदाब करता हूँ, सलाम करता हूँ। और मेरे लिए ये बहुत ही निहायत फ़ख्र की बात है कि ऐसे शख्स को जब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है IOS द्वारा, उस मौके पर मौजूद हूँ, जिनको मैंने कई रूपों में विशेष तौर पर पार्लियामेंट में और सरकार में काम करते हुए देखा है। के रहमान खान साहब ने जहाँ भी काम किया, जिस रूप में भी, जिस जिम्मेदारी के साथ भी काम किया, उस संस्था को उन्होंने चमकाया, उस संस्था को खड़ा किया। और यदि मैं कहूँ कि उनका टोटल सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल, पार्लियामेंट्री लाइफ में जो कंट्रीब्यूशन है, वो एक इंस्टीट्यूशन है अपने आप में, जिनको हम जैसे लोगों को जो केवल विद्यार्थी हैं उनको स्टडी करना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए, समझना चाहिए। आप एजुकेशन के फील्ड में देखिए उनका कंट्रीब्यूशन, सोशल डेवलपमेंट के क्षेत्र में उनका कंट्रीब्यूशन देखिए, तो हर चीज़ इंस्पायर करती भी लगती है, प्रेरित करती भी लगती है। एक असेंबली के नुमाइंदे के तौर पर वहाँ से लेकर के पार्लियामेंट तक उनके जो जीवन का क्रम है, जो जर्नी है, वो आप हर स्तर पर लोगों को प्रेरित करती है। जिन्होंने उनके साथ काम किया, जिन्होंने उनको देखा या जिन्होंने उनके विषय में सुना, वो सब लोग मेरी इस बात से बिल्कुल इत्फाक रखेंगे कि रहमान साहब हर चीज़ में एक परफेक्ट, जिसको पर्सनैलिटी कहा जाए तो एक परफेक्ट पर्सनैलिटी। हमने उनको पार्लियामेंट के, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन के रूप में काम करते देखा। उस समय और आज भी जो पार्लियामेंट है वो अपने आप में, और राज्यसभा उसको कंडक्ट करना एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। जब आप वाइस चेयरमैन बने हैं तो मैं सोचता था कि एक बहुत भले आदमी ये कैसे हम जैसे लोगों को कंट्रोल करेंगे, और आपकी जो हंसी, आपका जो तरीका, आपकी जो शालीनता थी, वो अपने आप में चेयर पर बैठ, चेयर के ऑर्डर से ज़्यादा काम करती थी। और बहुत ऐसे मौके आते थे जिनमें निर्णय करना अपने आप में बहुत कठिन हो जाता है, और आप बहुत ही सरलता से, बहुत सजगता से, मुस्कुराते हुए, ताकि दूसरे को भी ये न लगे कि कुछ
ऐसा कर रहे हैं जो नहीं करना, जो मुझे नहीं सुनना चाहिए। और आप बड़ी कठोर से कठोर बात को भी कह देते थे, लेकिन दूसरे को भी ऐसा लगता था जैसे आपकी बातों से कि उसको गुदगुदा रहे हैं। तो एक पार्लियामेंट्री स्किल अपने आप में एक दिन में प्राप्त नहीं होती, आदमी के टोटल जो लाइफ का एक्सपीरियंस है ये उससे प्राप्त होती है। और वो स्किल मैंने आप में देखी और उसको हमने बहुत कुछ हद तक, मैं समझता हूँ मेरे साथ भी और आपके साथ जिन लोगों ने काम किया उन्होंने उसको उतारने की कोशिश की होगी। हाँ, थोड़ा जब आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्टर थे माइनॉरिटीज़ अफेयर्स के, आज तो पता नहीं वो स्कीमें हैं भी या नहीं हैं, लेकिन उस समय जो स्कीमें इनिशिएट की गई उन स्कीम्स का फ़ायदा कितना स्टेट्स को मिला या आम लोगों को मिला या ऐसे विलेजेस को मिला जिसमें माइनॉरिटी थोड़ी भी संख्या में हैं, उसको मैंने तब समझा जब मैं उत्तराखंड में यहाँ भारत सरकार के मंत्री के बाद जो है जब राज्य में जो है मुख्यमंत्री बन करके गया, चीफ मिनिस्टर बन करके गया, तब मुझे लगा कि हाँ देखिए इन स्कीमों का धरती पर किस तरीके का असर है। एजुकेशन में, दूसरी चीज़ों में जो यहाँ से जो स्कीमें तैयार की गई आपकी रहनुमाई में, उसने बहुत बड़ा फ़र्क पैदा किया लोगों की लाइफ में। जिन एरियाज में गवर्नमेंट का पैसा लगता ही नहीं था, कई कारण होते हैं, क्योंकि पब्लिक लाइफ में कई तरीके के प्रेशर काम करते हैं, उन एरियाज में आपने जो स्कीमें प्रारंभ की एज माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर के तौर पर जो है वो चीज़ें वो उनका लाभ उन एरियाज को ज़्यादा मिला जो बिल्कुल वंचित थे। जो लोग समझते थे कि गवर्नमेंट का पैसा कैसा होता होगा, उनको पहली बार महसूस हुआ कि हाँ देयर इज़ ए गवर्नमेंट हू केयर, जो एक सरकार है जो हमारा ख्याल कर रही है। तो ये आप किस तरीके की लीडरशिप दे रहे हैं। देखिए मिनिस्टर तो बहुत लोग हो जाते हैं, बहुत सारे कंसिडरेशन होते हैं डेमोक्रेसी के अंदर जिनके कारण बड़े बड़े ओहदों पर लोग बैठते हैं, लेकिन उनका समझने का तरीका क्या है, वो कितना अपने काम से कंसर्न है, कितना चीज़ों को समझ करके उसको इम्प्लीमेंट करने में किस तरीके से दिल लगा रहे हैं, वो बहुत अंतर पैदा करता है। और रहमान साहब ने वो अंतर उसके रूप में पैदा किया। मुझे आपके साथ व्यक्तिगत तौर पर कई बार मिलने, बात करने, समझने, तो आप में एक ऊंचे मानवीय गुण, दूसरे को समझने की और दूसरे की कद्र करने की, बल्कि हम जैसे लोगों को जो उनसे ज़रा सा उम्र में यंगर थे तो हम लोगों को इनकरेज भी करते थे, उत्साह बढ़ाते थे, भाई कैसे करना है, कैसे सीखना है, कैसे आगे बढ़ना है, तो हौसला अफजाई करते थे। तो उनके वो शब्द जो उन्होंने कभी हमसे कहे और बहुत अच्छी तरीके से कहे, इसीलिए जब मंजूर आलम साहब ने कहा आना है, मैंने कहा भाई इतने बड़े बड़े लोग उसमें आ रहे हैं, मैं तो उन लोगों के सामने जो है एक विद्यार्थी के लायक भी नहीं हूँ, तो मुझे कहाँ उसमें बुला रहे हो। हाँ, मैंने कहा मैं वैसे आऊँगा फंक्शन में ताली बजाने के लिए। मैंने कहा नहीं साहब आप रहमान साहब आ रहे हैं, तो मैंने कहा भाई रहमान साहब को देना है, आप आइए। तो मैंने कहा भाई जैसा हुक्म, क्योंकि मेरे मन में भी जो है मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि मैं उनको जिस समय ये ऑनर, ये सम्मान दिया जा रहा है, उनके बगल में विराजमान हूँ, तो ये मेरे लिए उनके बगल में बैठना ही अपने आप में बहुत फ़ख्र की बात है, बड़े गर्व की बात है। तो उसके लिए मैं मंजूर आलम साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज के समय में ऐसे लोग जो जिनमें इंसानियत भरी हुई है, जिनको दूसरों की कद्र करना जानते हैं, दूसरों से प्रेम मोहब्बत करना जानते हैं, वो तो मिल ही नहीं रहे, खोज करके भी नहीं मिल रहे। आज तो ऐसे लोग तो बहुत से मिल जा रहे हैं जो किस तरीके से नफ़रत की खेती बोई जाए, कैसे लोगों को जो है एक दूसरे से लड़ाया जाए, कैसे कुछ खोद खाद करके ऐसा निकाला जाए जिससे लोगों में तफरका पैदा हो, झगड़ा पैदा हो। तो ऐसे बहुत सारे ऐसी एक्सपर्टाइज पता नहीं कहाँ से अचानक बहुत सारे लोगों ने एक्वायर कर लिया, आ गई है, और वो लोग उसको जो है उसमें हाथ आजमा रहे हैं। आज ऐसे लोग देखना मुश्किल हो गए हैं जो दूसरे के व्यू पॉइंट को समझ करके, उस दृष्टिकोण को समझ करके कुछ करना चाहते हों, उसको समझ करके फिर
उसको उसका क्या समाधान हो सकता है, कैसे चीज़ों को सुलझाया जा सकता है, उस तरफ काम करते हैं। ऐसे लोगों की बहुत कमी हो गई है। तो रहमान साहब उन लोगों में से, ऐसे पॉलिटिशियंस में से हैं जो दूसरे के नज़रिए को समझ करके तब उस चीज़ को देखते हैं और उसके विषय में अपनी बात कहते हैं या अपने ख्यालात को उसी हिसाब से रिमोल्ड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी जगह पर, अपनी बुनियाद पर खड़े होकर के, अपनी अच्छाइयों के साथ खड़े होकर के दूसरे की कमजोरियों को कैसे सुधारा जाए उस दृष्टिकोण से काम करते हैं। आज तो हमको कभी कभी लगता है कि मैं 1969 में पॉलिटिक्स में आया था। हम लोग यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे, उस समय आए थे जब इंदिरा जी ने बैंक का नेशनलाइजेशन किया था। लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो उनको हमने बुलाया था यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी यूनियन की तरफ से। और जवाहरलाल नेहरू के बाद वो पहली प्राइम मिनिस्टर थी वर्षों बाद जिनको लखनऊ यूनिवर्सिटी में किसी ने उनको बुलाया गया था। राज्य सरकार हॉस्टाइल थी, संबित की सरकार थी, वो नहीं चाहते थे, लेकिन आई इंदिरा जी और 40 मिनट बोली और उन्होंने सारा बड़ा उनको सुनने के बाद एक मुझी को नहीं, हम जैसे कई नौजवानों को लगा कि अब इसी धारा में चलना है। तब से हम उसी लाइन पर चल रहे हैं। अब जो कुछ हमने बड़ों से सुना, पढ़ा, समझा, जैसा अपना हिंदुस्तान देखा, जैसा अपना उत्तर प्रदेश देखा, अपना उत्तराखंड देखा, या जिस तरीके का हमने समाज को देखा, आज उससे अलग नज़रिए से समाज को खड़ा करने की कोशिश हो रही है, उसको पेश करने की कोशिश हो रही है। लोग अब इतिहास को भी अपनी तरीके से बदलना चाहते हैं और कुछ लोग तो इतिहास को अपने तरीके से रीराइट भी करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं कि देश की आज़ादी का इतिहास भी जो है उन्हीं से शुरू हुआ और दूसरा तो कोई था ही नहीं, वही लोग हैं। जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उन सबको उसी तरीके से उनकी पहचान बनाने की कोशिश की जा रही है, जिनको हम अपनी साझी पहचान समझते थे। उन सारी इंस्टीट्यूशंस को लोग उनकी तस्वीर को दूसरे ढंग से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी चिंताजनक बात है। और आज जिस तरीके का मिजाज लोगों ने लोगों का बना दिया है, कभी कभी हमको आश्चर्य होता है यही लोग हैं जिन्होंने हमको इतने प्रेम मोहब्बत से इतनी बार जिताने का काम किया, इतनी बार खड़ा करने का काम किया। मैं तो इतने इलेक्शन लड़ा, अब जीते हारे का काउंट रखना मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अब हालात को जब देखते हैं तो ये लगता है कि यार जैसे पहले लड़ते थे, अब तो उस तरीके का हालात ही नहीं है, उस तरीके की सोच ही नहीं है, उस तरीके की समझ ही नहीं है। कहाँ खो गई वो समझ, वो सोच जिसके आधार पर पहले लोग वोट करते थे। और लोग कभी कभी ऐसे लोगों को भी जिताते थे, वोट देते थे जिनकी कोई बिरादरी नहीं होती थी, जो अपने आप में तनहा जैसे लगते थे, 2-4 लोग कहीं हों, लेकिन वो लोग भी जीत करके आते थे क्योंकि लोग आदमी की सोच को, उसके टोटल पर्सनैलिटी को वोट देते थे, उसके गुणों को वोट देने का काम करते थे। आजकल तो लोग जो है कुछ और देख रहे हैं। पहले लड़की शादी ब्याह में जो है हिंदुओं में जो है कुंडली में देखा जाता था जो है, अब दूसरे तरीके की कुंडली जो है लोग देखने का काम कर रहे हैं वोट देते वक्त, जिससे हम जैसे लोगों को लगता है कि कोई अब हमारी कुंडली तो किसी काम की रही नहीं गई है, क्योंकि उस कुंडली में जो कुछ लिखा है वो लोगों को अच्छा लग ही नहीं रहा है। तो लोगों ने कुछ जो देश का मिजाज बदलने की कोशिश हो रही है, अब उसके खिलाफ आवाज़ उठनी ज़रूरी है, उसके खिलाफ खड़ा होना बहुत आवश्यक है। और मुझे बहुत अच्छा लगता, मैं उनकी पार्टी का, इसलिए मेरी बात थोड़ी सी चापलूसी भी लगेगी, लेकिन राहुल गांधी जी ने एक बात कही कि जब सब नफरत की गलियों में चल रहे हैं तो मैं वहाँ मोहब्बत की दुकान लेकर के आया हूँ, मोहब्बत लेकर के आया हूँ। और हम किसी से कोई घृणा नहीं करते, जो हमारी आलोचना करते हैं हम उनको भी प्यार देने का काम करते हैं। उन्होंने एक नया धरातल हम जैसे काम करने वाले, हम जैसे सोचने वाले लोगों को दिया है, क्योंकि ऐसे लोग जो समाज को बांट रहे हैं, लोगों के अंदर तफरका पैदा कर रहे हैं, उनके दिलों को एक दूसरे के प्रति संजीदगी भरने का काम कर रहे हैं, नफरतें भरने का काम कर रहे हैं, उनके लिए जवाब यही है।
और उस जवाब को हम जितना था, ये ऐसा नहीं है कि एक पॉलिटिकल शख्सियत इस बात को कह रहा है। यदि कोई ठीक कह रहा है, वो शख्सियत कौन है ये महत्वपूर्ण नहीं है। जो बात वो कह रहे हैं वो बात कितनी मौजूद है आज के हालात में, आज की चुनौतियों में, उसको उस दृष्टि से समझने की ज़रूरत है। इतिहास में बहुत सारी बातें होती हैं, कुछ गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन हम उसको रगड़ करके बैठ जा रहे हैं और उसके कारण कुछ लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा करके इस देश की रवायतों को, सब समझ को, साजी सोच को बदलने का काम कर रहे हैं, तो वो हमको तकलीफ देती है। और ऐसे समय में रहमान खान साहब जैसे लोग हमको एक लाइट हाउस की तरीके से दिखाई देते हैं, उनका जीवन उसके रूप में हमको दिखाई देता है। उस जो हमारी समझ जिसको हमने पहले से ग्रहण करने का काम किया, उसको ऐसे लोगों की उपस्थिति पुख्ता करने का काम करती है। मंजूर आलम साहब, दूसरे कई लोग हैं, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे, मैंने देखा उनके वो ऐसा लगता था उनको देख करके जैसे दिल्ली एंड नसीब जंग साहब, दे आर मेड फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए बने हुए। लेकिन आज किस तरीके की दिल्ली बन रही है, कभी कभी लगता है ये हमारी दिल्ली है या कुछ किसी और की दिल्ली है, कहीं से और कोई रेडीमेड दिल्ली ले आया है। तो ये जो जिस तरीके की स्थितियाँ हो रही हैं, तो इन स्थितियों से हम चिंतित हैं। मगर मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मंजूर आलम साहब, मंजूर भाई आपका। आपने हमेशा ऐसी शख्सियतों को जो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, उनको सम्मानित किया, और उनको सम्मानित नहीं किया, आपने अपने आप में समाज को सम्मानित करने का काम किया, लोगों को सम्मानित करने, उनके प्रशंसकों को सम्मानित करने का काम किया है, क्योंकि ऐसे लोग सबके लिए हमेशा प्रेरणा रहते हैं। और मैं देख रहा था जो आपके IAS लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्डीज़ हैं, उनकी लिस्ट तो ऐसी है कि मुझ जैसे लोगों के लिए वो कई पुस्तकें पढ़ने जैसा है, उनके नाम पढ़ना और उनके अचीवमेंट्स को पढ़ना, जो कुछ उन्होंने इस देश के लिए किया है, समाज के लिए किया है। तो आज ऐसे मौके पर मैं एक बार फिर रहमान खान साहब के लंबे जीवन की कामना करता हूँ, उनके बहुत अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। आज बहुत दिनों बाद मैंने उनको देखा, लेकिन वही मोहब्बत, वही उनका प्यार जो है, जिस तरीके से बरसों पहले मिलते थे, और उसी तरीके की मुस्कुराहट देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं खुदा से, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी ये मुस्कुराहट जो है बनी रहे, उनकी इसी तरीके की सोच, इसी तरीके की खासियत बनी रहे। मैं फिर से आप सबको मेरा आदाब और मंजूर आलम खान साहब को बहुत बहुत शुक्रिया।